चलिए शुरू करते हैं। आज है आपका ये संडे। तो संडे को जो है आपका साइंस से रिलेटेड स्पेशल इश्यूज रहते हैं। तो ये देखिए फ्रंट पेज का न्यूज है। तो ये लगातार चर्चा में है, जैसे आदित्य L1। तो ये क्या है, पहला क्या याद रखना है इसमें कि हमारा जो सोलर मिशन है इंडिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट है। किस चीज के लिए? सोलर मिशन के लिए। इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन। ठीक है ना। 127 दिनों के बाद जो है ये अपने ऑर्बिट में चला गया। जिस ऑर्बिट में गया उस ऑर्बिट का नाम है हेलो। क्या नाम है? हेलो। अगर आप लोग को याद होगा पिछला न्यूज का, तो इसको L1 पॉइंट जो है लैग्रेंज पॉइंट, वहां पे इसको फिक्स किया गया। वहीं पे ये 3D स्ट्रक्चर में है, मतलब वहीं पे ये है हेलो ऑर्बिट। और यही हेलो ऑर्बिट ऑर्बिट क्या है? वही पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ के द्वारा क्या है, इक्वल होता है। यही वो पॉइंट है लैग्रेंज के पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट जो है उसी वहीं पे ये हेलो ऑर्बिट है। तो वहीं पे इसको फिक्स किया गया। ठीक है ना। चलिए। एक चीज और कि यहाँ पे क्यों फिक्स किया गया है इस पॉइंट पे, तो देखिए a satellite placed in the halo orbit around the L1 point has the advantage of continuously viewing the sun without any eclipse। तो बिना किसी रुकावट के ये क्या करेगा, कंटिन्यू जो है सन को ऑब्जर्व करते रहेगा। तो सन को ऑब्जर्व क्या करेगा, अगर आप लोग को याद होगा तो ये सन के किस लेयर को ऑब्जर्व करेगा, बताओ कोई। कोरोना। क्रोमो हाँ, क्रोमोस्फेयर। और क्या था? फोटो हाँ, फोटोस्फेयर। तो जो रेगुलर देख रहे हैं हमारे वीडियोस, उनको पूरी अच्छे से समझ में आ रही है। जिनको नहीं समझ में आ रही, पिछले वाला वीडियो देखिए, एक दो आ जाए। चलिए, तो समझ गए हेलो ऑर्बिट क्या हुआ। अच्छा, ऑर्बिट क्या होता है? कक्षा होता है जहाँ पे मूव करती है जिस रास्ते पे स्पेस, मतलब स्पेसक्राफ्ट। तो ये याद रखिएगा, दिस पॉइंट्स आर लोकेटेड इन द स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम टू सेलेस्टियल बॉडीज इज इक्वल। तो दोनों सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? जो बॉडी स्पेस में है, तो जैसे सन है और क्या है, अर्थ, ये सब स्पेस में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। तो दोनों के बीच क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल जो है इक्वल लग रहा है वहां। ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, हेलो। और चलिए आगे देखते हैं। ये एक देखिए, इसको आर्ट एंड कल्चर में भी डाल सकते हैं या आप चाहे तो पॉलिटी में भी डाल सकते हैं। जैसे लैंग्वेज का जिक्र किया गया, तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कौन सा, तो ये जो है ना कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी, या इसको बोलते हैं कौसुर। क्या बोलते हैं? कौसुर या कश्मीरी। ये जो लिखा है ना, कौसुर लिखा हुआ है कश्मीरी भाषा में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कश्मीर में इसकी जो भाषाएं बोली जाती है ना, वो बहुत, मतलब लिखने, मतलब जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो ना के बराबर है। तो फिर ये इस भाषा चलती कैसे है, तो श्रुति, मतलब जैसे मैंने बोला, फिर अगला जनरेशन को सुनाया, तो ऐसे करके ये सरवाइव कर रहा है ये स्क्रिप्ट। तो अब क्या हुआ, जब लिखने को, मतलब सर्वे किया गया कितना लोग लिखने जानते हैं इस भाषा को, इस स्क्रिप्ट को, तो सिर्फ 5% रह गए हैं ये भाषा बोलने वाले। मतलब सॉरी, भाषा बोलने वाले नहीं, लिखने वाले जो लिख सकते हैं इस भाषा को, कश्मीरी भाषा को। ठीक है ना। तो क्या है कि मान चलिए कि जो भी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं, मतलब खत्म तो होना ही नहीं चाहिए, इवॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए जो है दो कंपनी आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। ये लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसे, कश्मीरी भाषा को इंग्लिश में, ताकि ये प्रिजर्व रहे हमेशा के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसमें याद क्या रखिएगा कि लैंग्वेज जो है कि कौन से शेड्यूल में है। 8 शेड्यूल। हाँ, 8 शेड्यूल में। 8 शेड्यूल में कितने भाषा का जिक्र किया गया है? 22।
22 लैंग्वेज मतलब कि हमारे संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने लैंग्वेज का जिक्र है? 22 लैंग्वेजेस का। ठीक है, चल अगला न्यूज देखिए। डीजीसीए क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इन्होंने क्या किया, बोइंग 737-8 मैक्स, ये क्या है, जैसे एरोप्लेन कंपनी है, मतलब एरोप्लेन का जो मॉडल होता है ना, जैसे गाड़ी का मॉडल, उसी तरह एक मॉडल है ये प्लेन का, बोइंग 737। तो जो डीजीसीए है इंडिया का सिविल एविएशन, मतलब जो इस विभाग को देखते हैं, उड्डयन विभाग को, उन्होंने क्या किया, इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब जांच करने के लिए ऑर्डर दिया। किस चीज की जांच करेगा? तो देखिए, जांच करने के लिए जो ऑर्डर देगा वो है एयरक्राफ्ट इमरजेंसी एग्जिट। ठीक है ना? तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्लेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो इमरजेंसी के वक्त अगर प्लेन से निकलना है तो कहाँ से निकलेंगे? तो उसके लिए डोर है, दरवाजे हैं, तो वहां से निकलेंगे। तो ये दरवाजे है कहाँ कहाँ पे? तो केबिन, कॉकपिट और फ्रेट बेज। तो फ्रेट बेज क्या होता है? जो जहाज से माल ढोने का काम होता है। ठीक है, नहीं समझे? जैसे बड़े बड़े मान चलिए क्या, ट्रांसपोर्टिंग का जो काम होता है, सामानों को पहुंचाने का एक जगह से दूसरी जगह, बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो होता है फ्रेट बेज, तो उसमें होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? केबिन में, कॉकपिट में, ये जो पैसेंजर प्लेन है। तो कॉकपिट क्या होता है? यहाँ जो बैठे होते हैं ना पायलट, तो उस मतलब जगह को, केबिन दिखेगा घेरा हुआ रहता है, उसको बोलता है कॉकपिट। और एक क्या है? केबिन। इसमें देखिए, केबिन कहाँ होता है? तो अंदर में पैसेंजर होता है, वहां पे ये होता है। ठीक है ना? जहाँ पे बैठे रहते हैं ना पैसेंजर, वहीं पे एक शीशा की तरफ बना रहता है, वहां से एग्जिट डोर रहता है, इमरजेंसी एग्जिट डोर। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, न्यूज में है। सर, हाँ बोलो, बोलो, बोलिए। वो न्यूज़ एक बार वापस बताइए, वो न्यूज़ एक बार वापस बताइए ना, कौन इसे एग्जामाइन करेगा? कौन सा? ये वाला सर, डीसीजीए, यही हाँ हाँ, इन्हीं मतलब एग्जामाइन करेगा क्या इस प्लेन को? मैं कोई न्यूज़ न- स्टोरी नहीं से। नहीं 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 नहीं, इसमें ये बोला गया है कि इमरजेंसी एग्जिट जो है इस एयरक्राफ्ट में, बोइंग 737 में, तो पता करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज के लिए। समझे? आपको समझना है, मतलब एयरक्राफ्ट इमरजेंसी एग्जिट क्या होता है। तो दैट अलाउ द पैसेंजर्स टू एवैक्यूएट द केबिन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के दौरान अगर आपको बाहर निकलना है प्लेन से, तब मान लीजिए प्लेन क्रैश हो गया, आग लगी, तो क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो कैसे निकलेंगे बाहर? उसके लिए डोर रहते हैं, इमरजेंसी गेट। ठीक है, हाँ समझ सर। भाई? ठीक। हाँ सर। जैसे पायलट है तो पायलट के लिए निकलने के लिए अलग होता है, पैसेंजर के लिए अलग होता है, इसलिए मैंने वो बोला केबिन, कॉकपिट। फिर एक देखिए, फार्मास्यूटिकल से एक जो रूल्स है उसमें अमेंडमेंट की बात कही जा रही है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940, इसमें एक शेड्यूल का जिक्र किया गया है। ये याद रखना आपको, कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल एम। तो देखिए शेड्यूल एम में क्या कहता है? दैट आउटलाइंस द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल्स बन रहे हैं, जो दवाई बन रही है, उसकी कैसी मैन्युफैक्चरिंग हो? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब अच्छे से दवाई बने, उससे रिलेटेड जो है, कौन सा शेड्यूल है? एम। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा, दे देगा कि शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7, एक दे देगा शेड्यूल एम। अब कहेगा कि इसमें से फार्मास्यूटिकल्स में कौन सा शेड्यूल आते हैं? तो शेड्यूल एम। ठीक है। यस सर। अब कहता है कि जीएमपी आर standards that pharmaceutical manufacturers most adhere to ensure the quality, safety and efficacy of their product। तो जो जीएमपी का स्टैंडर्ड दिया गया है कि दवा अगर बन रही है, मेडिसिन, तो क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक ना? क्वालिटी होना चाहिए, उसकी सेफ्टी कितना है, सेफ्टी मतलब खाने से कुछ हार्मफुल, मतलब सुरक्षा। हार्मफुल, हाँ, क्या बोल रहे हो, साइड रिएक्शन जिसको बोलते हैं। सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा, ये कितनी है, एफिकेसी कितनी है, दवा की पावर कितनी है, कितना काम करेगा, नहीं करेगा,
इन तीनों से रिलेटेड जो है स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं कौन? जीएमपी। जीएमपी रूल्स जो है ये, ठीक है ना, मतलब ये आपका ये शेड्यूल एम फिक्स करता है इस चीज को। इसमें क्या बात की गई है, चेंज क्या चीज का करेगा देखिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, उसका क्या क्वालिटी होगा इसका, उसके बाद क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, कितना मतलब रिस्क है इस दवा में, फिर उसके बाद इसकी क्वालिटी रिव्यू, क्वालिटी चेक किया जाएगा कि सही है कि नहीं, फिर क्वालिफिकेशन वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड कंप्यूटराइज स्टोरेज सिस्टम फॉर ऑल ड्रग प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो है जो कंप्यूटराइज स्टोरेज सिस्टम होता है, मतलब कि कंप्यूटर पे फिक्स किया रहता है कितना दवाई है नहीं है, ये सब चीजें। उसके बाद जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है मेडिकल में, इन सारे से रिलेटेड चेंजिंग होगा किसमें? शेड्यूल एम में। शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। अब ये शुरुआत हुई ना, अब अमेंडमेंट होते जाएंगे, तो अब फिर क्या है, इससे रिलेटेड जो आपका एडिटोरियल आएंगे, तो फिर हम लोग देखेंगे डिटेल्स में थोड़ा बहुत। अब देखिए इसमें एक जो बात की गई है, ओमनियो फोटोसिंथेसिस की बात की गई है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बात की गई ना, इसमें एक दिक्कत क्या है कि एविडेंस सही से नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको, वो हमारे काम का तो नहीं है, लेकिन हमारे काम का ये है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो पहला बात इसमें क्या याद रखना होता है कि हमेशा याद रखिए, जो सनलाइट है, तो हमारी अर्थ कह सकते हैं या वर्ल्ड, तो उसमें जो है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली कौन है? वो हमारा सन, सनलाइट है। तो सनलाइट क्या करता है, सनलाइट में जो एनर्जी होता है, उसमें कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी, है ना, या इसी को फोटो केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं। और हम, और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करती है, इस सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है? केमिकल एनर्जी। समझ गया? तो प्लांट क्या करती है, केमिकल एनर्जी में बदल देती है, किसको? सोलर एनर्जी को। और ये केमिकल एनर्जी जो हम लोग खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इसी में ये होता है केमिकल एनर्जी। और ये जो चेंज करता है ना सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, ये जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए प्लांट्स क्या करता है, ये रूट्स है, रूट से क्या लेगा? वाटर, रूट से वाटर लिया। उसके बाद इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में क्या है? CO2, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या लिया, वाटर, ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट से लिया CO2, ठीक है। हाँ, इन्वायरमेंट से CO2, और किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। तब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस के मतलब सनलाइट की उपस्थिति में बनाएगा क्या ये? कार्बोहाइड्रेट। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। जैसे CO2 प्लस वाटर, सॉरी वाटर का फॉर्मूला H2O, यहाँ पे क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। तो ये बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? इसी में केमिकल एनर्जी होता है जो हम लोग खाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, प्लांट के किस पार्ट में होता है? लीफ में, लिख लीजिए, लीफ में होता है, ठीक है ना। चलो, ये शुगर क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये आपका दिया हुआ है किससे? एक्चुअली इसमें एक डिजीज की बात की गई है। तो वो डिजीज है क्या? EED, मतलब इन्वायरमेंटल एंट्रिक डिसफंक्शन। तो क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, और वहां पे जो मैल नोरिश्ड चिल्ड्रन, मतलब जो कुपोषण है, जिनको सही से पोषण नहीं मिल रहा है ना डेवलपिंग कंट्रीज में, उन बच्चों में ये बीमारी देखा जा रहा है। कौन सा? इन्वायरमेंटल एंट्रिक डिसफंक्शन। पहले हम समझते हैं इस बीमारी से प्रॉब्लम्स क्या होती है। ये आप लोगों को पता चल रहा है किस चीज का फिगर है? एनीबॉडी?
ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक ना, जिसको आंत बोलते हैं, वो है हमारे बॉडी का। तो इस बीमारी के द्वारा क्या होता है, तो अगर आप देखो, मैं जूम करके दिखा, ये वाला और ये वाला ज्वाइंटेड है ना बीच में, देखो है हर जगह, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बीच में ज्वाइंटेड है। लेकिन ये ईईडी की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, देखिए ये, देख रहे हैं ये गैप गैप आ जाता है। दिखा यस सर। जी, दिखा। तो नहीं सर, ये जो, क्या बोल रहे हैं आप लोग, नहीं सर, कुछ नहीं, आप कुछ बोल, कंटिन्यू करिए। ठीक है ठीक, समझ गए ये हाँ बीमारी सर। होने से क्या होता है। तो ये जो ज्वाइंटेड होता है ना इंटेस्टाइन, ये क्या है, बीच में गैप हो जाता है, ठीक है। तो टाइट जंक्शन जो है दोनों के बीच, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, लॉस हो गया, समझ गया, जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, अब समझते हैं कि इस बीमारी को कैसे सही किया जा सकता है। तो हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, उसके बाद बाइल एसिड सीक्वेंस। तो इस तरह का अगर हम लेंगे खाना, तो क्या होगा, ये जो डिसऑर्डर है जो हमारे आंत को डैमेज करता है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ज्यादा पानी पीना, प्रोटीन लेना, जैसे दूध, ये सब, दूध, पनीर, ठीक है ना। सर ये तो ये, बाइल एसिड सीक्वेंस क्या होता है? हाँ, बाइल एसिड जो है ना लीवर में रिलीज होता है, समझ गए, मतलब ऐसा फूड जो हमारे लीवर को बेनिफिट देगा, ठीक है ना, मतलब बाइल एसिड जैसे सीक्रेट्स। ये रिलीज होता है बॉडी के अंदर या फिर हाँ बाहर हाँ से लिया जाता है? हाँ, देखिए देखिए क्या है, जैसे अगर आप बात करेंगे ना, ये हमारा स्टोमक है, हम्म। और यहाँ जो है आपका, लिवर। हाँ ये है लीवर, और ये यहाँ पे ऐसे होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये आपका है इंटेस्टाइन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा है अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो है ना गॉल ब्लैडर, यहाँ लीवर है ये, और लीवर के अंदर में रहता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो लीवर से निकलता है, ये गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल जूस, या आप बोलो बाइल एंजाइम। इसका क्या काम होता है, जो फैट मटेरियल होता है ना, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन, भैया बाइल एसिड। अच्छा, यहाँ पे लगा होता है पेनक्रियाज, ठीक है ना। तो इसका क्या काम होता है, जो हमारा फैट होता है ना, फैट को पचाने का काम करता है, तो उसकी कमी हो जाती है, समझ रहे हो? अगर हम सही से डाइट नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, जो फैट वाला चीज है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए कह रहा है कि ये बीमारी हो जाती है, समझ गया। तो मतलब बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेशन, इसकी कमी, तो मतलब क्या कहते हैं, हाँ, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेशन, हाई, मतलब बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब बाइल एसिड बढ़े, मतलब वो जो घट गया है ना एसिड, बाइल एसिड, वो बढ़ जाए, ठीक है ना। ओके सर। तो तो कौन सा बीमारी है ये, ई ई ई टी, ई। हाँ, इन्वायरमेंटल एंटेरिक डिसफंक्शन, ठीक है। एक सेकंड में दीजिएगा। जैसे एक टर्म होता है ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ना, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, बताइए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है कि जैसे कि CO2 रिलीज होता है, तो CO2 रिलीज होता है तो क्या करता है, प्लांट जो है उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। और तो जैसे ये क्या है, तो ये जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, हाँ, जो फैटी एसिड होता है, जो फैटी सब्सटेंस खाते हैं, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल चीज होता है, उसको कंट्रोल करता है। तो जैसे बाइल एसिड सिक्वेस्ट, ये जो है सिक्वेस्टेंट्स क्या है, तो ऐसा खाना खाइए, या टेबलेट खाने से भी आता है, इसके मेडिसिन आते हैं, जो क्या करता है, ये आपका जो है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, या कहीं आप फैट को बचा देता है, ठीक है ना। और कोई इश्यूज है तो बताइए। नहीं सर। ठीक है। हाँ अच्छा, किस, कहाँ पे है ये,
स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो यहाँ लिखा हुआ, और ये इसका कैरेक्टराइज क्या था, इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस्ड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस्ड बेगर फंक्शन। तो जो इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, तो जो एब्जॉर्प्शन करेगा खाना से तो वो घट जाएगा, उसकी कैपेसिटी घट जाएगी, और जो उसका फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसमें क्या आ जाएंगे, बाधा आ जाएंगे। तो जैसे ज्वाइंट था दोनों के बीच में, था ना ऐसे ज्वाइंट, तो वो क्या हो गया, अब ऐसे हो गया, बीच में गैप हो गया, तो इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, कम काम करेंगे। ठीक है, चलो आगे एक न्यूज देखो। प्लाज्मा सेल के बारे में बात की है। पहले मैं एक चीज बताता हूँ पहले। देखिए हमारा ब्लड है, और ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं, आरबीसी, हाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को ये है रेड ब्लड, ये क्या है, व्हाइट ब्लड। प्लेटलेट्स क्या होता है, तो आप सीधा समझिए, जैसे आपके हाथ पैर, या कभी देखे किसी का हाथ पैर कट गए, ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड बाहर रिलीज हो रहा है, थोड़ी देर के बाद दिखेगा वो ब्लड क्या होता है, बंद हो जाता है बहना, फ्लो होना। तो वो प्लेटलेट्स का ही काम है, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में, इसमें हमारा क्या करता है, आरबीसी मदद करता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम डिटेल्स में इसमें जा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी में। तो ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। अब देखो व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या है, तो एक होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक ना, क्या होता है, एक होता है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक्चुअली व्हाइट ब्लड को ही बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट में क्या है, दो तरह के लिम्फोसाइट है, और एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। देखिए यहाँ लिखा हुआ, एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। एक और होता है जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो या पता होता है, नेचुरल किलर सेल। तो तीन तरह के क्या है, लिम्फोसाइट है। कौन कौन है, बी सेल या बी लिम्फोसाइट, टी सेल और नेचुरल किलर सेल, तीन तरह का है। अब देखिए ये जो बी सेल है ना, बी लिम्फोसाइट, ये क्या करता है आपका, ये वाला ये जो है बदल जाता है किसमें, प्लाज्मा सेल्स में। किसमें बदल जाता है, बी सेल बदल गया प्लाज्मा सेल में, और ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा सेल, ये किसमें बदल जाएगा, एंटीबॉडीज में। अब एंटीबॉडीज क्या होता है, देखिए जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या किया, आपके बॉडी में आया, तो बैक्टीरिया जब आएगा तो आपको क्या करेगा, डिजीज काउज करेगा। तो इस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, पैथोजन, जो डिजीज काउज किया। और ये जो बैक्टीरिया जो रिलीज करता है ना हमारे बॉडी में, उसको बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन। इसी एंटीजन के द्वारा क्या होता है, हमें ये बीमारी फैलाता है, बैक्टीरिया वायरस, ठीक है। इस एंटीजन का रिस्पॉन्ड देने के लिए, मतलब इसकी जवाबी कार्रवाई करने के लिए हमारा बॉडी क्या रिलीज करता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। ये समझ गए कंसेप्ट, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो प्लाज्मा सेल है, तो एंटीबॉडीज का काम करता है। ये बनता कहाँ है हमारे बॉडी में, तो बनता, ये तो है व्हाइट ब्लड सेल का, और तो व्हाइट ब्लड सेल बनेगा कहाँ पे, बोन मेरो में। और तीनों जो ब्लड सेल है, चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों लगभग बनते हैं इसी में, बोन मेरो में। मेच्योर जाके कहीं और होते हैं अलग अलग जगह, लेकिन बोन मेरो में ही सब लोग क्या है, प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए जब लुकेमिया की बीमारी होती है, ब्लड कैंसर, तो उसमें आदमी क्यों नहीं बच पाता है, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड जैसे ब्लड सेल खत्म हुआ, फिर नया ब्लड सेल बना। तो जब ल्यूकेमिया की बीमारी होती है, ब्लड कैंसर, ये जो बोन मेरो है ना, ये आपका काम करना बंद कर देता है। तो ब्लड नहीं बन पाता है, इसलिए आदमी, तो ब्लड नहीं बनेगा तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं ले तो एनर्जी नहीं मिलेगा बॉडी में, तो इसलिए आदमी मर जाता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने लगाया फिगर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स देखिए कितने तरह के, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। चलो चलिए हो गया। तो जिन किन को भी अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं।